आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं अवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हम फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए इस कंपनी के नंबर्स जानेंगे, कितने प्रॉफिट और लॉस में है ये जानेंगे और इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल वगैरह भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं आपको इसका जो कंक्लूजन है कि इसमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी बताऊँगा। तो देखिए, जो डी मार्ट है मतलब कि अवेन्यू सुपरमार्ट्स है, एक सुपर मार्केट चेन है, रिटेलिंग के बिजनेस में है ये। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं, मतलब प्रोडक्ट रेंज जिनमें ये कंपनी फोकस करती है, तो ये फूड्स में, नॉन फूड्स में यानी कि एफएमसीजी में, जनरल मर्चेंडाइज में, अपैरल्स की कैटेगरी में। इसके अलावा ये ग्रोसरी स्टेपल्स, डेयरी एंड फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होम एंड पर्सनल केयर, बेड बाथ, फुटवियर, टॉयज, गेम्स, किड्स के कैटेगरी वगैरह इन सब में डेली एसेंशियल्स में डील करती है कंपनी। जैसे कि होते हैं जो स्टोर्स वगैरह आप देखते हैं ना, जैसे बिग बाज़ार होता था या फिर विशाल मेगा मार्ट भी है, तो उसी तरीके का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए, इन सारी कैटेगरीज में डील करते हैं। अगर इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ तो 56% जो है इनका फूड आइटम से आता है और जो 21% है इनका एफएमसीजी से आता है, नॉन फूड से एफएमसीजी से 21% और जनरल मर्चेंटाइज और अपैरल्स से इनका 23% आता है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ नवंबर 2024 में इस कंपनी के अभी इस वक्त करंटली 383 स्टोर्स हैं और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में 284 थे। तो स्टोर्स काफ़ी बड़े हैं, नो डाउट 100 बढ़ गए करीब करीब। ठीक है, इसके अलावा अगर कंपनी के लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो इनका 30% जो बिजनेस है महाराष्ट्र से आता है, 16% गुजरात से आता है, 11% तेलंगाना से, ये अरुणाचल प्रदेश से 10%, कर्नाटका से 9%, तमिलनाडु से 6% और 30% अदर्स से। ठीक है, अब इनके सेल्स वगैरह तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कंपनी जो है थोड़ा बहुत ई कॉमर्स के बिजनेस में भी इंगेज है। इनका ऑनलाइन मल्टी चैनल ग्रोसरी रिटेल ब्रांड है, मतलब ग्रोसरी के सामान जिसमें बेचते हैं ये डी मार्ट रेडी के नाम से। अभी आपने शायद इसका नाम सुना हो क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से हर जगह पे नहीं है। ये इस वक्त अभी सिर्फ करीब करीब मोर देन 70 पिन कोड्स में, 70 पिन कोड्स में और गुरुग्राम में भी ऑपरेट करता है इनका ये ई कॉमर्स का डी मार्ट रेडी। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इनका जो ये डी मार्ट रेडी का बिजनेस है ये 21.8% से इनकी ग्रोथ हुई है। कंपनी का जो फोकस है इस वक्त, इनका ये फोकस है कि ये 40 से 50 स्टोर एनुअली खोलें। मतलब कंपनी प्लान्स टू ऐड 40 to 50 स्टोर्स एनुअली with a long term goal of increasing this number to 60 to 70 stores per year। मतलब अभी जो कंपनी का गोल है वो 40 से 50 स्टोर खोलना चाहती है हर साल और आने वाले समय में ये 60 से 70 के इस नंबर तक पहुंचाना चाहती है। मतलब 40 से 50 अभी प्लान कर रहे हैं और आगे 60 से 70 पर ईयर स्टोर खोलने की इनका फोकस है। ठीक है, बिजनेस तो इनका ईजी से आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो सुपर मार्केट चेन का जो धंधा होता है वो है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स की बात करूं तो इस वक्त शेयर 3460 रुपीज़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 2,25,131 करोड़। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये समझने की बात है। स्टॉक का जो पी है 83.8 है इस वक्त। कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.4% है, जो कि सही है, बढ़िया है। कंपनी का ROE 14.5 है, 15 तक सही होता है तो ठीक है। ROE भी, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पीयर कंपैरिजन है, ट्रेंड्स नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अवेन्यू सुपरमार्ट्स, ब्रेन बीस सॉल्यूशन है, फिर रेड टेप, फिर मेड प्लस हेल्थ, फिर वी मार्ट रिटेल और इथोस। इसमें विशाल मेगा मार्ट भी ऐड करना चाहिए पीयर कंपैरिजन में, उन्होंने नहीं किया वो बात अलग है, क्योंकि मैंने कहीं मुझे शायद याद है कहीं मैंने पीयर कंपैरिजन में विशाल मेगा मार्ट देखा था, शायद वो नया इसलिए ऐड नहीं किया या फिर कोई और वजह हो सकती है, जो भी है। तो अवेन्यू सुपर मार्ट का जो पी है इसको हम हाई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ट्रेंड का पी है, देखिए आप, सबसे ज़्यादा है, 183.20 है, समझ रहे हैं। और ये जो मेड प्लस हेल्थ है और ये इथोस है, सबके पी देखिए हाई है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब
इसका हाई बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते कि ट्रेंड का तो और भी ज़्यादा हाई है। तो 83.80 PES का इस वक्त, ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट है। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, ज़्यादा पुराना डेटा ही लेंगे क्योंकि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करना है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं मार्च 2023 से कंपेयर करता हूँ। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स थी 10,594 करोड़। फिर जून 2023 में इनकी सेल्स बढ़ के हुई 11,865 करोड़। फिर सितंबर 2023 में इनकी सेल्स और बढ़ गई 12,624 करोड़। दिसंबर 2023 में और बढ़ के 13,572 करोड़ की सेल्स, ठीक है। मार्च 2024 में थोड़ी सी घटी है सेल्स, जो इनकी फिर सेल्स है इनकी 12,727 करोड़, लेकिन जून 2024 में फिर से बढ़ गई है 14,069 करोड़ और सितंबर 2024 में 14,444 करोड़। तो सेल्स तो बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि एक बढ़िया बात है। तो कंपनी है प्रॉफिटेबल है, इस नो डाउट प्रॉफिटेबल है, बढ़िया धंधा कर रही है। उन्होंने मार्च 2023 में इनका नेट प्रॉफिट है, सब काट पीट के नेट प्रॉफिट है 460 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। फिर ये जून 2023 में बढ़ के 659 करोड़ का हो गया। फिर सितंबर 2023 में ये 623 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। फिर दिसंबर 2023 में ये बढ़ के 690 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। फिर मार्च 2024 में थोड़ा सा घटा है नेट प्रॉफिट 563 करोड़ का। फिर वापस से लेकिन बढ़ गया जून 2024 में 774 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर 2024 में 659 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नतीजे अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है। हालांकि आप देखिए सितंबर 2021 से कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट कर रही है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट में बढ़ती हो रही है। कभी कभी बीच में हल्का सा कम हो जाता है नेट प्रॉफिट, हल्का फुल्का, लेकिन हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़िया स्थिति है। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़्यादा पुराना डेटा नहीं लेते हैं। मार्च 2019 से मैं देखता हूँ, तो मार्च 2019 में उन्होंने सेल्स की थी 20,005 करोड़ रुपए की और मार्च 2020 में उन्होंने 24,870 करोड़ की सेल्स करी। फिर मार्च 2021 में 24,143 करोड़ की सेल्स। फिर मार्च 2022 में इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई, ये 30,976 करोड़ की सेल हो गई। मार्च 2023 में इनकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ गई, 42,840 करोड़ की सेल्स हो गई। मार्च 2024 में इनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ के 50,789 करोड़ की हो गई और ये TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ में इन्होंने सेल करी है 54,813 करोड़ की। तो सेल्स तो कंटिन्यू बढ़ी है, आप देख रहे हैं। आप देखिए करीब करीब सेल्स में बहुत ही बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सेल्स में बढ़िया तो परफॉर्मेंस है। चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट में भी कुछ ऐसा ही है। नेट प्रॉफिट में इन्होंने मार्च 2019 में 902 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर मार्च 2020 में 1301 करोड़ का प्रॉफिट। फिर थोड़ा सा घटा नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 1099 करोड़ का। फिर वापस से बढ़ के कंटिन्यूसली बढ़ा। मार्च 2022 में 1492 करोड़ का नेट प्रॉफिट। मार्च 2023 में 2378 करोड़ का प्रॉफिट। मार्च 2024 में और बढ़ के 2536 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ में उन्होंने नेट प्रॉफिट किया है 2687 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में ही है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है, अच्छा सेल्स कर रही है, अच्छा धंधा कर रही है और ऐसे बिजनेस को चला रही है। बड़ी बात है, प्रॉफिटेबल चला रही है बिजनेस। ये जो बिजनेस है आसान नहीं है, ये धंधा करना ये वाला, आप समझ रहे हैं। ये बिजनेस काफ़ी मुश्किल है, ये वाला बिजनेस कैरी करना। या ये इतना भी धंधा कर रहे हैं, इतना नेट प्रॉफिट कर रहे हैं, तो बड़ी बात है, अच्छी बात है बहुत, बल्कि ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स का 14% है, 5 ईयर्स का 13% है, 3 ईयर्स का 14% है, लास्ट ईयर का 14% है, जो कि सही है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। असेट्स, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। सितंबर 2024 एज ऑफ नाउ 23,040 करोड़ के असेट्स और लायबिलिटीज है इसकी। कंपनी का नेट कैश फ्लो है 2019 से अगर हम देखें तो 57 करोड़ पहले प्लस में था। फिर मार्च 2020 में -19 करोड़ आ गया। फिर मार्च 2021 में 86 करोड़ प्लस में आ गया। फिर मार्च 2022 में -96 करोड़ आ गया। मार्च 2023 में फिर ये बढ़ के
प्लस 112 करोड़, फिर मार्च 2024 में प्लस 130 करोड़। नेट कैश फ्लो काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मार्च 2023 से 24 से पॉजिटिव में रहा है नेट कैश फ्लो। एक कंपनी का ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 2019 में 26% थी, मार्च 2020 में ये 20% हो गई, फिर मार्च 2021 में काफ़ी घट के 13% हो गई, फिर मार्च 2022 में 16% हो गई, मार्च 2023 में फिर ये 20% हो गई, मार्च 2024 में भी 19%। तो ठीक है, ROC भी। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता दूं, ये जो इनके जो प्रमोटर्स में जो राधा कृष्ण दमानी जी हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा स्टेक है। हालांकि स्टेक कम करते गए हैं। अगर हम मार्च 2019 से कंपेयर करेंगे तो इनके पास स्टेक पहले 38.40% का था, फिर 34.30% का हो गया। फिर अगले साल तो कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया, 34.30% ही रखा। मार्च 2022 में भी 34.30% रखा, लेकिन 23 में काफ़ी घटा के ये 23.12% कर लिया। फिर मार्च 2024 में 23.03% और सितंबर 2024 में 23.03%। ठीक है, तो ये इनका स्टेक है। और प्रमोटर्स का स्टेक है, इन्होंने भी स्टेक अपना स्टेबल ही रखा है। अगर आप मार्च 2019 के बाद से, मार्च 2019 में तो ओवरऑल प्रमोटर्स का 81.20% था, लेकिन मार्च 2020 में गिर के 74.99% हो गया। फिर मार्च 2021 में भी इतना ही रहा, फिर मार्च 2022 में भी इतना ही रहा, 74.99%। लेकिन ये फिर थोड़ा सा मार्च 2023 में बिल्कुल थोड़ा सा घटा है, 74.93%। मार्च 2024 में भी हल्का सा घटा है, 74.64%। और सितंबर 2024 में नहीं घटा है बिल्कुल भी, 74.64% ही है। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई नहीं है, ये समझने की बात है। प्रमोटर्स तो नहीं घटा रहे हैं, भले बढ़ा भी नहीं रहे हैं तो घटा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, FIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं, नो डाउट काफ़ी बढ़ाई हैं। मार्च 2019 में 5.91% थी, फिर 2020 में 9.62%, फिर ये बढ़ा के 2021 में 10.17%, फिर बीच में थोड़ी सी घटाई इन्होंने 8.83%, फिर 8.17%, फिर अगले साल से फिर मार्च 2024 से फिर से बढ़ाना शुरू कर दी 8.26%, और सितंबर 2024 में 9.95%। तो FIIs बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स घटा नहीं रहे हैं। इसके अलावा जो है DIIs का तो फ्लक्चुएट हुए होल्डिंग, 19 में 3.20% थी, कमी थी खैर। फिर उसके बाद से फ्लक्चुएट हुई है, जैसे कि मार्च 2020 में 6.56%, फिर 6.58%, फिर 6.77%, फिर बढ़ के 7.49%, फिर 8.51% मार्च 2024 में, फिर सितंबर 2024 में 7.43%, थोड़ी सी घटाई है। तो DIIs ने थोड़ी सी फ्लक्चुएट करी, हल्की फुल्की। बाकी प्रमोटर्स और FIIs को पूरा कॉन्फिडेंट है, और सरकार को भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब मार्च 2022 तक तो जीरो रखी थी, फिर मार्च 2023 में 0.03%, फिर उन्होंने बढ़ा के मार्च 2024 में 0.06%, और सितंबर 2024 में 0.7%। तो सरकार ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने। पब्लिक जो है, पब्लिक ने भी फ्लक्चुएट करते रही है। पब्लिक की होल्डिंग है 19 में 9.68%, फिर 8.83%, फिर 8.26%, फिर 9.42%, फिर 9.37%, फिर 8.50%, फिर 7.91%। तो ये पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो इतना सारा हमने जाना, इनके नंबर्स को काफ़ी डिटेल में जाना। तो अब कंक्लूजन क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? देखिए, डी मार्ट में इन्वेस्ट करने का वैसे तो ठीक समय भी है, क्योंकि इसने हाई जो बनाया था वो 5485 का बनाया था। अभी ये करीब करीब लो के अपने आसपास चल रहा है। इसका लो जो है ना, करीब करीब 3400 का लो बनाया है, और 3460 अभी भी चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा और वेट करके अभी आप इसमें जब आपको आपके हिसाब से सही प्राइस मिले, इसमें एंटर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप ले सकते हैं। मानता हूँ शेयर का प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा महंगा है शेयर, लेकिन फिर भी मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है पूरा। ये कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, मजबूत कंपनी है, और सब बढ़िया चल रहा है इसमें अभी तक। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्वालिटी स्टॉक है। आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।